अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेफ्रिटिक सिंड्रोम की। अब व्हाट इज़ नेफ्रिटिक सिंड्रोम? बेसिकली जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ जिनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए ग्लोमेरुलर के लेवल पे, उन डिजीज़ को, उसमें काफ़ी डिफरेंट डिजीज़ आ जाती हैं, जिसमें से हम आज जिस डिजीज़ की बात करेंगे उसमें एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की बात करेंगे। तो जो इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं जिसमें ग्लोमेरुलर्स के लेवल पे इन्फ्लेमेशन आ जाए जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाए, उन डिजीज़ को क्या कहते हैं, बेसिकली नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर डालते हैं। अब उसकी नेफ्रिटिक सिंड्रोम के कुछ क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं जो कि हमने याद रखने हैं कि 4 क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो कि नेफ्रिटिक सिंड्रोम में हमें मिलते हैं हर डिजीज़ में। हीमोचूरिया के हमको यूरिन में रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स की कास्ट मिलेंगी। प्रोटीन यूरिया जो कि यूजुअली सब नेफ्रोटिक रेंज पे होगा, एंड इट माइट और इट माइट नॉट बी एसोसिएटेड विद एडिमा। एजोटीमिया मिलेगा और हाइपरटेंशन मिलेगी। आगे उन्होंने ये बताई हुई कि जो पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है, क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड जो प्रोलिफरेटिव ल्यूपस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन सब में ये सब बेसिकली नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर ही आती हैं सारी डिजीज़। और इसमें ये होता है कि जो हमारे ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं उनमें बेसिकली प्रोलिफरेशन होती है, एंड दिस प्रोलिफरेशन इज अकम्पनीड बाय द इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोसिटिक इन्फिल्ट्रेट। और होता ये है कि जो ये इन्फ्लेमेशन होती है इवेंचुअली करती है जो ग्लोमेरुलर की कैपिलरी वॉल्स होती हैं उनको सिवियरली इंजर कर देती है। एज अ रिजल्ट होता है कि इसके थ्रू जो ब्लड है वो यूरिन में पास होने लग जाता है, और जब ब्लड यूरिन में पास होता है तो इट ऑल्सो इंड्यूसेस सम हीमोडायनेमिक चेंजेस, जिसकी वजह से जो जीएफआर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब रिड्यूस जीएफआर होगा तो वो हमको क्लिनिकली मैनिफेस्ट किस तरह मिलेगा? इट विल बी मैनिफेस्टेड बाय ओलिगोयूरिया, फ्लूइड रिटेंशन एंड एजोटीमिया। अब जो फ्लूइड रिटेंशन होगी उसके साथ में क्या होगा? रेनिन रिलीज़ होगा, और उस फ्लूइड रिटेंशन और रेनिन रिलीज़ की वजह से हमको क्या मिलेगी? हाइपरटेंशन मिलेगी। तो इस तरह ये चारों सिम्टम्स आ गए कि कैपिलरी वॉल इंजर हो रही है तो ब्लड पास हो रहा है जिससे हीमोचूरिया मिल गया। कैपिलरी वॉल के इंजर की वजह से ऑब्वियसली कुछ जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो भी पास करेंगे, सो दैट विल लीड टू प्रोटीनूरिया। जीएफआर कम हो रहा है, जीएफआर के कम होने की वजह से हमको एजोटीमिया मिल रहा है, एंड जीएफआर की कम होने की वजह से हाइपरटेंशन भी मिल रही है। तो हम बात करते हैं एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की, विच माइट बी पोस्ट इन्फेक्शियस और इट माइट बी इन्फेक्शन एसोसिएटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है? इसमें हमको डिफ्यूज प्रोलिफरेशन मिलती है ग्लोमेरुलर सेल्स की, विच इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लक्स ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, एंड इट टिपिकली एंड दिस इज टिपिकली कॉज्ड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। जो हमने थर्ड ईयर में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ा था कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो थे वो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के लेवल पे जाकर डिपॉजिट होते हैं। उन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से जो ग्लोमेरुलर सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन मिलती है और ल्यूकोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन मिलती है। अब जो इसमें एंटीजन होगा इट माइट बी एक्सोजीनस और एंडोजीनस इन ओरिजिन। अगर तो एक्सोजीनस होगा तो जो एक्सोजीनस एंटीजन होगा वो हमको पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कॉज करेगा, जो कि हम अभी आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन जो होता है वो उसकी वजह से पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है। और अगर तो कोई एंडोजीनस एंटीजन होगा तो वो हमको एसएलई की डिजीज़ में मिलता है। तो इसमें मैंने कहा था इसमें एक्सोजीनस की बात करेंगे। एक्सोजीनस में जो मोस्ट कॉमन बात करेंगे वो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन की बात करेंगे। हमने थर्ड ईयर में स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स थी जो कि रूमेटिक हार्ट फीवर कॉज कराती थी, उसकी कुछ टाइप्स थी जो कि नेफ्रिटोजेनिक इन नेचर थी कि वो एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कॉज करा रही थी। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब भी क्या कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया जो कि एज आ सोर थ्रोट के तौर पे मैनिफेस्ट करता है, या अगर स्किन की कोई कंडीशन होगी तो वो इम्पेडिगो के तौर पे मैनिफेस्ट करता है। उस स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के होने के 1 to 4 वीक्स लेटर हमको क्या मिलता है? हमको ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मिलता है। किसी भी क्या कहते हैं एज ऑफ एडल्ट को या किसी भी एज ऑफ चिल्ड्रन को हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हमको ये मिलता है ये हमको चिल्ड्रन बिटवीन ईयर्स ऑफ 6 to 10 ईयर्स, 6 to 10 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली मिलता है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? इसकी पैथोजेनेसिस बेसिकली है कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं विच आर कंटेनिंग द स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन एंड दी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दे बेसिकली डिपॉजिट एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुला। कौन सी स्ट्रेप्टोकोकस की स्ट्रेंस होते हैं वो मैंने बता दिया था, नेफ्रोटिजेनिक स्ट्रेंस होते हैं जिसमें हमारे पास ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोका आ जाता है। और हम किस तरह के कहते हैं उन स्ट्रेंस को आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं? हमने पढ़ा था कि जो उनकी सेल वॉल होती है सेल वॉल में डिफरेंट प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एम प्रोटीन। उस एम प्रोटीन के थ्रू हम वो जो नेफ्रोटोजेनिक स्ट्रेंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जैसी स्ट्रेप्टोकोकस वो जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया वो आया उसने आके सोर थ्रोट कराया। सोर थ्रोट जब सोर थ्रोट हो गया और बाद में क्या कहते हैं वो जो एक पीरियड होगा, एक पीरियड, दैट पीरियड विल बी नोन एज लेटेंट पीरियड के दैट लेटेंट पीरियड इज बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द ऑनसेट ऑफ नेफ्राइटिस कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होने से पहले एंड सोर थ्रोट के इन्फेक्शन होने के बाद एक बेसिकली लेटेंट पीरियड होता है। एंड इस लेटेंट पीरियड में हमें क्या मिल रहा होता है? देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड देयर इज ऑल्सो प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो कि इस लेटेंट पीरियड में चल रहा होता है। एंड इसकी वजह से होता है क्या? इसकी वजह से ये होता है कि जो हमारी सीरम कॉम्प्लीमेंट के लेवल्स होते हैं वो लो हो जाते हैं। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि जो C3 कॉम्प्लीमेंट की प्रोटीन होती है वो इसमें यूजली लो मिलती है।
कि होता कि, और इसमें हाँ एक और चीज़ क्या मिलती है इसमें, जो हमको जब हम इम्यूनोफ्लोरेंस करेंगे, इम्यूनोफ्लोरेंस माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो उसमें हमको एक ग्रैन्युलर पैटर्न मिलेगा कि ग्रैन्युलर इम्यून डिपॉजिट विल बी फॉर्म एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलर, जो कि आई बिलीव मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था कि हमको इस तरह करके ग्रैन्युलर सा पैटर्न मिलेगा इम्यून डिपॉजिट्स का जब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस से करेंगे। कि इसमें क्योंकि हो कह रहा है कि जो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन है वो बेसिकली एक्सोजीनस एंटीजन है जो कि ग्लोमेरुलाई के लेवल पर जाके प्लांट कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट इट इज़ कॉजिंग इन साइटू फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। और ये चीज़ मैंने पूरी बता दी थी उस वीडियो में। तो इसमें एक चीज़ जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये कि जो हमको पैटर्न मिलेगा इम्यून डिपॉजिट का, दैट वुड बी ग्रैन्युलर। कौन सा एंटीजन कॉज कराता है, उस एंटीजन का नाम के जो स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन है, उस स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन का नाम इज स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन बी, और इन शॉर्ट फॉर्म इज SPEB। दैट इज़ बेसिकली द एंटीजन, एंड इस एंटीजन का मेन काम क्या होता है कि इट डायरेक्टली एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है। एज ए रिजल्ट इसमें हम अभी आगे पढ़ेंगे कि जो C3 प्रोटीन होती है और भी जो बाकी कॉम्प्लीमेंट्स की डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं वो इसमें हमको लो मिलती हैं। और इसमें हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से एक इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग मिलती है, जो कि मैं मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ाऊंगा, वो हम्प लाइक डिपॉजिट्स मिलते हैं, जो कि अगेन मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दी थी कि 4 डिफरेंट तरह के हमको डिपॉजिट मिल सकते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है, इसमें हमको सब एपिथीलियल हम्प्स मिलते हैं, जो कि एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के केस में देखे जाते हैं कि सब एपिथीलियल लेवल पर हमको एंटीजन और एंटीबॉडी के वो कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं, तो वो एज अ हम्प्स की तौर पर हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से नज़र आ रहे होते हैं। एंड ये वही चीज़ मैंने आगे फिर बताई हुई कि एक्सोजेनसली प्लांटेड एंटीजन फ्रॉम द सर्कुलेशन इन द सब एंडोथेलियल लोकेशन इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल्स विच लीड्स टू इन साइटू फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस वेयर दे इलिसिट इन्फ्लेमेटरी न्यूरॉन्स, एंड इवेंचुअली होता है क्या कि ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे डिसोसिएट एंड दे माइग्रेट अक्रॉस द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन दे रिफॉर्म ऑन द सब एपिथेलियल साइड ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं। मॉर्फोलॉजी से पहले उन्होंने ये बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ही क्या कहते हैं ये एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मिले। इसके और भी डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियल भी हो सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे पास स्टेफिलोकोकस की एग्जांपल भी हो सकती है, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया भी हो सकता है, मेनिंजियोकोकस सी में भी कॉज करा सकता है। कुछ वायरल एजेंट्स भी हो सकते हैं लाइक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मम्प्स, HIV, वेरिसेला और इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, एंड सिमिलरली कुछ पैरासिटिक एंटीजेंस भी हमें मिल सकते हैं लाइक मलेरिया एंड टोक्सोप्लाज्मोसिस। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हमें मिलता है वो स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ही मिलता है, क्योंकि वो सोर्स आउट कराने के बाद जो उसके नेफ्रोजेनिक स्ट्रेन हैं वो एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कॉज करा देते हैं। तो मॉर्फोलॉजी हम इसमें पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है, हमने पढ़ा था कि जो पैथोलॉजिक रिस्पॉन्स होता है ग्लोमेरुलस का आफ्टर द इंजरी दैट इज़ हाइपर सेलुलरिटी। तो इसमें भी यही होगा कि जो हिस्टोलॉजिक हमें फाइंडिंग मिलेगी हमको इनलार्ज्ड और हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई मिलेंगे कि दे वुड बी हाइपर सेलुलर ड्यू टू द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स बोथ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स एज वेल एज प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स एंड प्रोलिफरेशन ऑफ मैसेंजर सेल्स मिलेगी। इवेंचुअली हमको क्रिसेंटिक फॉर्मेशन भी मिलती है, लेकिन क्रिसेंटिक फॉर्मेशन में मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा जब हम अलग से क्रिसेंटिक रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ी थी डिफरेंट प्राइमरी हमने डिफरेंट इसकी वो सब क्लासिफिकेशन एक पढ़ी थी डिफ्यूज़, ग्लोबल और कैपिलरी वाली। उसमें हमको यहाँ पे इस केस में हमको ग्लोबल और डिफ्यूज़ टाइप मिलेगी। ग्लोबल और डिफ्यूज़ टाइप इस तरह मिलेगी कि जो जितनी भी ग्लोमेरुला हैं ऑल ऑफ द ग्लोमेरुला विल बी इन्वॉल्व एज वेल एज ऑल ऑफ द लोब्यूल्स ऑफ द ग्लोमेरुला विल बी इन्वॉल्व। तो हमको ग्लोबल एंड डिफ्यूज़ टाइप ऑफ प्रोलिफरेशन और इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी। एंडोथेलियल सेल्स की भी स्वेलिंग मिलेगी, एंड दिस स्वेलिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल्स इन कॉम्बिनेशन विद द प्रोलिफरेशन एंड स्वेलिंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स विल लीड टू ऑब्लिट्रेशन ऑफ कैपिलरी ल्यूमेन के जो कैपिलरी के ल्यूमेन है वो ऑब्लिट्रेट कर रहे होंगे ये एंडोथेलियल सेल्स और ये एंड दीस ल्यूकोसाइट्स। इंटरस्टिशियल एडिमा भी मिलेगा एंड इवेंचुअली इन्फ्लेमेशन भी मिलेगी, एंड द ट्यूब्यूल्स विल बी कंटेनिंग रेड सेल कास्ट। इसकी वजह से हमको हीमोचूरिया मिलता है। इम्यूनोफ्लोरेंस माइक्रोस्कोपी में क्या मिलेगा वो मैंने पहले बता दिया था कि ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स मिलेंगे, और जो हमको एंटीबॉडीज़ उस ग्रैन्युलर डिपॉजिट में जो हमको फाइंड होंगी वो IgG मोस्ट कॉमनली फाइंड होगी। उसके अलावा हमको C3 प्रोटीन्स भी मिलेंगी, एंड कभी कभार हमको मेसेंजियम के लेवल पे IgM भी मिलती हैं इम्यूनोफ्लोरेंस से। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो जो उसमें एक टिपिकल क्लासिक फाइंडिंग होगी वो हमको सब एपिथेलियल हम्प्स मिलेंगे कि डिस्क्रीट अमोर्फस इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स ऑन द एपिथेलियल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन विच विल हैव द अपीयरेंस ऑफ हम्प्स। और जब ये डिजीज़ का अर्ली होते हैं ना, जो अर्ली स्टेज होती है, अर्ली स्टेज में हमको कभी कभी सब एंडोथेलियल डिपॉजिट भी मिल जाते हैं। तो सब एपिथेलियल हम्प्स और सब एंडोथेलियल डिपॉजिट इस केस में याद रखने। अब जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स चिल्ड्रन के डिफरेंट हैं और एडल्ट्स में डिफरेंट है। सबसे पहले हम चिल्ड्रन में बात कर लेते हैं कि जो यंग चिल्ड्रन है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यूजली 6 to 10 ईयर्स ऑफ एज के चाइल्ड को ही होता है।
तो यंग चिल्ड्रन में हमें क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे कि एब्रप्टली उनमें डेवलपमेंट हो जाएगी मेले की, फीवर की, नोजिया की, ओलिगोयूरिया की एंड हीमोचूरिया की। एंड उसमें केस में उन्होंने दिया हुआ होगा कि जो यूरिन होगा दैट यूरिन माइट बी स्मोकी और कोला कलर्ड और समटाइम्स डार्क ब्राउन इन कलर। स्मोकी यूरिन होगा या कोला कलर्ड होगा या डार्क ब्राउन होगा एंड दैट वुड बी सीन 1 to 2 वीक्स आफ्टर रिकवरी फ्रॉम द सोर थ्रोट। अभी हमने पढ़ा कि सोर थ्रोट होने के 1 to 4 वीक्स बाद क्या कहते हैं एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की पिक्चर आती है। तो जो पेशेंट में जो रेड सेल्स होंगे दे वुड बी डिस्मॉर्फिक इन नेचर एंड समटाइम रेड सेल कास्ट विल बी सीन इन द यूरिन। माइल्ड प्रोटीनूरिया होगा कि यूजली लेस देन 1 ग्राम पर डे। पेरी ऑर्बिटल एडिमा मिलेगा और साथ में हमको माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन मिलेगी। ये सारे चाइल्ड की वो क्लिनिकल फीचर्स थी, तो इनको याद रख लेने। एडल्ट्स में क्या होता है, एडल्ट्स में हमको एटिपिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं कि एडल्ट्स में देयर इज सडन अपीयरेंस ऑफ हाइपरटेंशन और एडिमा विच इज़ फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ब्लड, यूरिन, नाइट्रोजन। और उनमें कभी कभी जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है वो सब क्लिनिकल होता है। इन्वेस्टिगेशन हम वैसे कौन कौन सी करेंगे, दोनों एडल्ट्स और चिल्ड्रन में इन्वेस्टिगेशन जब हम कराएंगे तो हमको इन्वेस्टिगेशन में मेन चीज़ हमने ये देखनी होगी कि देयर वुड बी एलिवेशंस ऑफ एंटी स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी एंड देयर वुड बी डिक्लाइन इन सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C3 एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कैस्केड। ठीक है, C3 कम मिलेगी और जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट कैस्केड के वो हमको कम मिलेंगे। चिल्ड्रन में ये होगा कि जब हम उनकी ट्रीटमेंट कराएंगे तो 95% ऑफ द टाइम जो भी 95% इफेक्टेड चिल्ड्रन होंगे वो रिकवर कर जाते हैं और उनमें हम कंजर्वेटिव थेरेपी देते हैं कि जो सोडियम और वाटर का बैलेंस है उसको हम नॉर्मल रखते हैं। बहुत कम या बहुत रेयर ऐसा होता है कि जो लेस देन 1% चिल्ड्रन होते हैं उनमें कभी कभी इस तरह होता है कि दे बिकम सिवियरली ओलिगोयूरिक एंड दे माइट डेवलप अ रैपिडली प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। RPGN इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एडल्ट्स में क्या होता है, एडल्ट्स में ये होता है कि चिल्ड्रन का तो हमने पढ़ लिया, चिल्ड्रन में 95% ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन विल बी ट्रीटेड। एडल्ट्स में ये होगा कि एडल्ट्स में सिर्फ 60% ऑफ द एडल्ट्स जो होते हैं वो रिकवर कर पाते हैं। जो बाकी एडल्ट्स होते हैं उनमें हमको परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया के, परसिस्टेंट हीमोचूरिया के और हाइपरटेंशन के सिम्टम्स मिलते हैं। और जो बाकी एडल्ट्स होते हैं जो कि रिकवर नहीं हो पाते, उनमें यही होता है कि उनमें जो RPGN है जो कि रैपिडली प्रोग्रेसिव फॉर्म है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की, वो उनमें डेवलप हो जाती है, जो कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर एक्यूट प्रोलिफरेटिव फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, जो कि अगेन नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर ही आती है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम RPGN पढ़ेंगे, जो कि अगेन नेफ्रेटिक सिंड्रोम की दूसरी डिजीज़ की टाइप है। सो दैट वाज ऑल। आई होप ये समझ में आ गया एंड थैंक यू।